हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को आपको कवर करा चुके हैं। ठीक है। और आज आपके लिए बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये आज कंप्लीट होने वाला है। ये इसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है। आप देख रहे हैं 10th क्लास की साइंस की सीरीज़, और हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी रूम 2.0, और ये पार्ट 13 है। इससे पहले हम 12 वीडियो जो है इसकी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज से समझाया गया है, जिससे कि आपको ट्यूशन की आवश्यकता बिल्कुल भी न पड़े और आप एक ही वीडियो देख करके अपने नोट्स तैयार कर सकें। इसमें आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से क्लियर किया हुआ है, और बिल्कुल आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे कि आप आसानी से लिख करके अपने अच्छे से एक नोट्स तैयार कर सके, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आ जाती है मोटिवेशन की शायरी। ठीक है। इसे आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जैसे कि लास्ट टॉपिक है, और आज हमारा जो 4th चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बड़े ही उत्साह के साथ बैठे होंगे, मुझे पूरा पक्का यकीन है, और आप हमारे साथ पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सही करने की हिम्मत जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है। जो आपको सही करना है, हिम्मत किस में आती है? जो गलती करने से डरते नहीं। ठीक है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से डरते नहीं। अर्थात इसका मतलब क्या है, आप समझेंगे कि हम कोशिश करते रहें, और अगर हम उसमें असफल भी हो जाएं, ठीक है, असफल भी हो जाए, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। आपको एक बार तो सफलता अवश्य आपके कदम चूम लेगी। ठीक है। तो जो सही करने की हिम्मत आती है वो किससे आती है? जब शुरू में आप छोटी छोटी गलती करते हैं और उनसे सीख लेते हैं। ठीक है। तो जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से डरते नहीं हैं। ठीक है। वाह भाई वाह। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और आज का आखिरी का टॉपिक आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिसका नाम है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है और आप उसको जानते भी हैं। ठीक है। क्या नाम है उसका? साबुन। ठीक है, सोप। ठीक है। आप साबुन के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा मतलब मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि आप डेली यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। हालांकि इसमें थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, पर आप पढ़ते ही इसको बिल्कुल समझ जाओगे कि यह है क्या। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम प्रतिदिन नहाने तथा कपड़े धोने वाले साबुन का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। हम नहाने के लिए भी करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं। ठीक है। डिटर्जेंट भी करते हैं वैसे तो कपड़े धोने के लिए हम, यानी जिसे बोलते हैं आप सर्फ बोल देते हैं ना, जिससे हम कपड़े धोते हैं उसको डिटर्जेंट बोलते हैं। ठीक है। तो हम प्रतिदिन क्या करते हैं? नहाने तथा कपड़े धोने वाले साबुन का प्रयोग करते हैं। प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के लोगों को साबुन का ज्ञान था। जो रोम के लोग थे, उन्हें 2000 पहले से ही साबुन का ज्ञान था। ठीक है। देखिए, आप इतिहास भी देखिए। वे बकरी की चर्बी, जो बकरी होती है उसकी चर्बी, और करेंज की लकड़ी की राख से साबुन बनाते थे। जो करेंज की लकड़ी होती है उसकी राख से क्या बनाते थे? साबुन बनाते थे। किस किस से? एक तो बकरी की चर्बी से और करेंज की लकड़ी की राख से। ठीक है। आज भी धोबी, जो हमारे धोबी हैं, धोबी घाट होते हैं, उन पे धोबी क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं ना। ठीक है। धोबी धावन सोडा, जो धावन सोडा उनके प्रयोग से कपड़ों की सफाई करता है। जो धावन सोडा है उससे क्या, धावन सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा। ठीक है। धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा। ठीक है। एक बेकिंग सोडा होता है, वो होता है बनाने वाला, जो खाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। खानों में जिसका उपयोग किया जाता है होता है बेकिंग सोडा। ठीक है। तो धावन सोडा, धावन सोडा क्या होता है? कपड़े धोने की सफाई में प्रयोग किया जाता है। परंतु आज हम लोग जिस साबुन का प्रयोग करते हैं वह पुराने समय में प्रयोग आने वाले साबुनों की अपेक्षा अधिक सुधरा रूप है। जो मतलब आज हम प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं आप,
जैसे कि काफ़ी सारे आते हैं साबुन, नंबर 1 हो गया, बहुत से हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आप उससे क्या करते हैं, ये पहले से ज़्यादा काफ़ी अधिक सुधरा हुआ रूप है, ठीक है। हम महुआ, अलसी, तिल, नारियल तथा एरेंड के तेलों से परिचित हैं। ये सभी क्या है, हमारे तेल हैं, इनसे हम परिचित हैं, ठीक है। आपको पता है नारियल का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया, तिलों का तेल हो गया, ठीक है। तो ये सभी से हम परिचित हैं। यह सभी तेल वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें वनस्पति तेल भी कहते हैं। तो जब वनस्पति से हमें प्राप्त हो रहे हैं तो वनस्पति तेल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यह वनस्पति तेल ग्लिसरीन तथा उच्च वसा अम्लों जैसे पामेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल के ग्लिसराइड होते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन किसे कहते हैं, आप देखा होगा कि आपने आपकी एड़ी फट जाती है या कुछ भी जहाँ से आपके होंठ फट जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि ग्लिसरीन लगा दो भैया, ठीक है। चिकनापन होता है इसमें, काफ़ी ग्लिसरीन लगा दो, तो ठीक है, उसी की बात हो रही है इसमें, ठीक है। जब इस ग्लिसराइड पर कास्टिक सोडा यानी NaOH, ठीक है, या कास्टिक पोटास यानी KOH आदि की प्रक्रिया होती है तो सोडियम या पोटेशियम के वसा लवण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं हम, या हम कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की क्रिया जब किससे होती है, ग्लिसराइड से होती है, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, पोटेशियम के वसा लवण, ठीक है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ग्लिसराइड पर कास्टिक सोडा यानी NaOH या कास्टिक पोटास की जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, सोडियम या पोटेशियम के वसा लवण प्राप्त होते हैं। इसके आगे मैं रिएक्शन भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ग्लिसराइड और की जब हम कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास से हम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या, सोडियम और पोटेशियम के लवण प्राप्त होते हैं। इसी बात पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में पूछी जा चुकी है, ठीक है नहीं, और इसकी संभावना होती है कि ग्लिसराइन का फॉर्मूला पूछ ले या इसकी अभिक्रिया पूछ ली, साबुन की अभिक्रिया आप बताइए, ठीक है ना, ये पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा आपको जोर दे करके बोल रहा हूँ, तो इससे ध्यान देंगे आप, ठीक है। इन्हीं सोडियम या पोटेशियम के वसा लवणों को साबुन कहते हैं, ठीक है। जो आपका लवण प्राप्त होता है कि कास्टिक सोडा और हमारा जो कास्टिक पोटास होता है उसकी क्रिया जब हम ग्लिसरीन से कराते हैं तो हमारा क्या बनते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण बनते हैं। और जो ये सोडियम या पोटेशियम जो लवण प्राप्त हमें होते हैं यही क्या कहलाते हैं, हमारे साबुन कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को, जो ये अभिक्रिया हुई है, ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं साबुनीकरण, ठीक है। उम्मीद है आप बिल्कुल इसे समझ गए होंगे, मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको इसको समझाया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और ये देखते हैं हम अभिक्रिया, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, आपको क्या दिख रहा है, तेल या वसा, उसके बाद हमने लिया है कास्टिक सोडा यानी NaOH, कितने अणु लिए, 3 अणु लिए हैं भैया, देखिए 1, 2 और 3। यहाँ पर भी हमने तेल या वसा क्या लिया है, ये ले रखा है हमने, ठीक है। R का मतलब आपको पता ही है, CH2O इंटू CO इंटू R, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके रिएक्शन करा रहे हैं भैया, क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप देखिए क्या हुआ, आपका जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट आपको दिखा रहा हूँ इस बॉक्स के माध्यम से, ओ सॉरी, ये क्या हो गया, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाए, टूट जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। और इसके स्थान पर क्या आ रहा है, OH जो आपका कास्टिक सोडा का है। देखिए ये सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए CH2OH, ये देखिए CH2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया CHOH, यहाँ CH2OH, क्या हो रहा है, जो कास्टिक सोडा का OH समूह है वो क्या जुड़ रहा है, हमारे तेल या वसा में जुड़ रहा है जा करके, ठीक है। तो ये जो आप बन गए, ये बन गया आपका ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ठीक है। साथ ही आपका जो बचा हुआ पोर्शन है जिसे बोल रहे हैं COOR, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होगा, आपके पास कितने हैं, 1, 2 और 3, तो शुरुआत में हमने क्या लगा दिया, 3। उसके बाद बचा हुआ क्या है, R आपका, उसके बाद आता है COO, और क्या बचा हुआ है आपका, ध्यान दीजिए, और क्या बचा हुआ है, आपका बचा हुआ है कास्टिक सोडा का Na, ठीक है, यानी सोडियम, ठीक है। ये बचा हुआ है, कितने हैं, 1, 2 और 3, यानी यहाँ पर आप लगा दीजिए
Na लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है जो शुरू में है, ये सबकी गुणा में है। समझ रहे हैं आप मेरे बात को? ठीक है ना? तो ये जो आपके पास बन करके प्राप्त हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। ठीक है, हमने पिछले आपको मैं अगर पिछली स्लाइड पे ले जाऊँ तो हमने क्या लिखा था? ग्लिसराइड की कास्टिक सोडा यानी NaOH या कास्टिक पोटास से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे क्या प्राप्त होते हैं? लवण प्राप्त होते हैं, जो होते हैं सोडियम के और पोटेशियम के। हमने वही चीज़ आपको दिखाई कि यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या लिया? तेल या वसा, यानी हमारा क्या है? ग्लिसरीन है। हमने इसकी क्या कर दी है? कास्टिक सोडा से अभिक्रिया प्राप्त कर दी, तो हमारा क्या बनता है? साबुन बन जाता है भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसका बिल्कुल सुधरा हुआ रूप क्या है आपका? ये है। आपको जो पेपर में लिख के आनी है वो ऊपरली अभिक्रिया नहीं लिख के आनी, ये आपको केवल समझाने के लिए थी। ये जो आप नीचे की अभिक्रिया देख रहे हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही आपको पेपर में लिख के आनी है अगर आपको पूछा जाए। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आपने ले लिया वसा यानी स्टेरीन, स्टेरीन या वसा। ठीक है, अब आप देखिए आपने लिया है CH2O CO और R की जगह आपने क्या लिया है? C17H35। ठीक है, C17H35 आपने लिया है। ये होता है आपका वसा का सूत्र। ठीक है, आपको ये तीनों ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसकी हमें अभिक्रिया किसके साथ करानी है? कास्टिक सोडा के साथ करानी है। हमने करा दिया भाई, जब ये 3 है तो कास्टिक सोडा भी हमने 3 ले लिए। अब वही प्रोसेस की OH आ जुड़ जाता है आपका, जो इतना समूह है इसको आप अलग कर दीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए? CH2 के साथ आपको क्या जोड़ना है? OH समूह जोड़ना है। अब यहाँ पर आपने क्या किया? CH2OH, CHOH और CH2OH। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे CH ही आएगा। ठीक है, ये इसमें बीच में अलग होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के परमाणु की संख्या भी तो पूरी करनी है ना भैया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक से जुड़ गया H, और ऊपर देखिए यहाँ पे कार्बन जुड़ गया, यहाँ पे कार्बन जुड़ गया, और ये हो गया O। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपने CHOH हो गया, ये तो बन गया आपका ग्लिसरीन। क्या बन गया? ग्लिसरीन। और यहाँ पर क्या बचे हुआ आपके? 3 अणु जो हैं आपके, जैसे ऊपर 3 अणु यहाँ पर बचे हुए थे। ठीक है, क्या बचे हुए थे? यहाँ पर देखिए ऊपर ये 3 आपके अणु बचे हुए थे, सिंपली यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद आपकी आनी है R की वैल्यू। R की वैल्यू क्या है यहाँ पे? C17H35 आपने लिख दिया R, C17H35। उसके बाद क्या आना है? COO, यानी ये वाला पोर्शन आना है आपका। कौन से वाला? ये वाला सॉरी, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये वाला। ठीक है, ये आना है तो आपने लिख दिया COO, लिख दिया आपने। उसके बाद क्या बचे हैं आपके? Na, सोडियम के, तो ये लिख दिया आपने Na। ठीक है, और जो ये आपको मिलकर के प्राप्त हुआ है इसको बोलते हैं साबुन। ठीक है, उम्मीद है आप इसे बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है ना? मैं इस सभी को क्या करता हूँ? रफ कर देता हूँ जिससे कि आप आसानी से उतार सकें। ठीक है, ठीक है, तो आपको सिंपली दिख रहा है कि आपने क्या लिया है? वसा ली है, उसके साथ हमने कास्टिक सोडा का हमने क्या किया है? रिएक्शन कराई है, तो आपका क्या बन जाता है? ग्लिसरीन बन जाती है। ग्लिसरीन का फॉर्मूला देखिए CH2OH। यहाँ से हमने CH2 उठाया और इसमें क्या जोड़ दिया? जो सोडियम का सोडियम माफ़ कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं आप इसको। तो कास्टिक सोडा जो है आपका, इसमें से क्या लेते हैं? OH जो समूह है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा आपका ऐसे ग्लिसरीन। ठीक है, और जो ये बाकी का जो पदार्थ है आपका, ये आपका Na के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा? साबुन बना लेगा। समझ रहे हैं? अब आप बिल्कुल ही इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और आप इसको अपनी कॉपी में नोट बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम आगे का कुछ। ठीक है, तो साबुन बनाते समय एक गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ जो ऊपर आ जाता है। जब हम साबुन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? एक गाढ़ा सा तरल और चिपचिपा, ठीक है, मतलब चिपकने से वाला पदार्थ ऊपर आ जाता है। वह क्या होता है? ग्लिसरीन होता है। अब आपने पिछली अभिक्रिया पे अगर ध्यान दिया हो तो इसमें क्या बनता है? ग्लिसरीन बनता है। अब भाई जब हमें साबुन प्राप्त हो रहा है तो उसके साथ ग्लिसरीन भी तो मिलेगा। ठीक है, और जो ग्लिसरीन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? जब हम साबुन बना रहे हैं, आपको पता लग गया कि ग्लिसरीन हमें मिलता है, तो ग्लिसरीन क्या होता है? ऊपर जमा हो जाता है और साबुन नीचे रहता है। तो ग्लिसरीन जो होता है वो क्या होता है? गाढ़ा सा और चिपचिपा पदार्थ हमारे हमने प्राप्त होता है। ग्लिसरीन का स्वाद जो होता है मीठा होता है। ठीक है, जो हमारी ग्लिसरीन हमें प्राप्त होती है और उसके साथ साबुन प्राप्त होता है, उसमें क्या उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है,
क्षार के रूप में जब कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, जो आपका क्षार है, मतलब हमने क्या किया था कि जो वसा थी उसके साथ हम क्षार ले रहे थे कास्टिक सोडा, उसका का हमने प्रयोग किया था। ठीक है, तो सोडा का प्रयोग किया जाता है तब प्राप्त साबुन कठोर होता है। अब आपके दिमाग में आएगा ये कठोर साबुन क्या है भाई। ठीक है, ये साबुन कठोर क्या है, अब देखिए इसे आगे भी पढ़ाया गया है, आगे बताऊंगा कि मैं साबुन कठोर किसे कहते हैं। ये आपको क्या प्राप्त होता है, साबुन कठोर प्राप्त होता है, इसे कठोर साबुन भी कहते हैं। ठीक है, कठोर साबुन। अब देखिए कठोर साबुन को भी जानिए कि कठोर साबुन किसे कहते हैं। कठोर साबुन जल के साथ कम झाग देता है। अब आपने देखा होगा कई प्रकार के साबुन आते हैं आपके। ठीक है, बहुत से साबुन ऐसे आते हैं कि जिनको हम अगर उन पे पानी लगाएं, उनको देखें, उनको जब उपयोग हम करें तो वो पानी के साथ क्या करते हैं, बहुत ही कम झाग देते हैं, झाग अच्छे नहीं देते। ठीक है, झाग अच्छे नहीं देते तो वो क्या होता है, वो कठोर साबुन होता है। ठीक है ना, वो जल के साथ क्या करता है, कम झाग देता है। परंतु जब क्षार के रूप में कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है, हम क्या कर रहे हैं, कास्टिक पोटास यानी KOH का प्रयोग करते हैं, तब प्राप्त साबुन मुलायम होता है। क्या होता है, तब प्राप्त साबुन क्या होता है, मुलायम होता है। यानी वो क्या करता है कि जल के साथ जैसे ही उसकी अभिक्रिया कराई तो वो क्या करता है, आसानी से और जल्दी और बहुत ज़्यादा झाग देता है। ठीक है, इसे मुलायम साबुन भी कहते हैं। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो आपको तो पता ही है क्योंकि आप इसका डेली यूज़ करते हो। ठीक है नहीं, तो आप जो यूज़ करते हो वो मुलायम साबुन ही होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मुलायम साबुन। यह जल के साथ अधिक झाग देता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है, आपका मुलायम साबुन होता है, जल के साथ अधिक झाग देता है। नित्य प्रयोग में आने वाले साबुन, नहाने वाले साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन, औषधि युक्त साबुन, दाढ़ी बनाने वाले साबुन तथा पारदर्शक साबुन आदि मुलायम साबुन होते हैं। जो आप डेली प्रयोग में लाते हैं, डेली उपयोग में लाते हैं, आप डेली जिनका यूज़ करते हो वो क्या है भाई, नहाने का साबुन हो गया, कपड़े धोने वाला साबुन हो गया, औषधि युक्त यानी मतलब जैसे कि एलोवेरा जेल जिसे बोलते हैं ना, मतलब ये तो जेल हो गया। इसी प्रकार के साबुन भी आते हैं कि भाई नीम वाला साबुन हो गया। ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, औषधि युक्त साबुन होते हैं। दाढ़ी बनाने वाले सोप आपने देखा होगा, जिससे दाढ़ी बनाते हैं ना वैसे भी सोप आते हैं, तो वो वाले सोप हो गया, पारदर्शक सोप हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, साबुन होते हैं, जो ये सभी क्या होते हैं, मुलायम साबुन होते हैं। ठीक है, जिनका हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है आपका, अब आ गया है आपका अच्छे साबुन के गुण। इसके गुण क्या होते हैं, जो अच्छे होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए पहला गुण क्या है, साबुन क्षार रहित होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्षार नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, क्षार रहित होना चाहिए वो। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, कास्टिक पोटास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, KOH होना चाहिए, वो ही अच्छा साबुन है क्योंकि वो अधिक झाग भी देगा भाई। ठीक है नहीं, जब हम क्या करते हैं भाई, कास्टिक पोटास लेते हैं, वो तो है KOH। ठीक है, उसके साथ हम ग्लिसरीन की वो क्या करते हैं, वसा की क्रिया कराएंगे, उसके बाद हमें ग्लिसरीन प्राप्त होगा, साथ ही साथ हमें साबुन भी प्राप्त होगा। ठीक है नहीं, तो वो वाला क्या होता है, बिल्कुल बेस्ट और बढ़िया बढ़िया होता है भाई। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो उसमें क्षार रहित होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्षार वस्त्रों तथा त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। आपको पता है क्षार क्या है, बहुत ही मतलब हानिकारक होते हैं, वो त्वचा को भी मतलब फफोले डाल देते हैं, जिन्हें हम फुलके भी बोलते हैं। ठीक है, क्षार हमारी त्वचा को भी खराब कर सकते हैं और वस्त्रों को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा, प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए। आपने देखा कि साबुन पे हमने मतलब प्रयोग में लाए, उसको गीला किया, पानी में दिया उसको, और वो क्या है, चटक गया, उसमें बीच में क्या आया, थ्रेड सी आ जाए। ठीक है ना, वो बिल्कुल साबुन अच्छा नहीं होता। ठीक है, उसका यूज़ ना आप करें। ठीक है, ये इसका मतलब अच्छे गुण है जो साबुन होता है। ठीक है, साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। ठीक है, अगर साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए, मतलब क्या है, उसका जब हम यूज़ करें वो चिकना चिकना होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए बहुत। ठीक है, एक आता है डव का बोलते हैं उसको, वो काफ़ी चिकना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कि फेस पे लगाना चाहिए, आपको चिकना चिकना ग्लो सा महसूस होगा। तो ठीक है, वो बहुत ही अच्छा साबुन होता है। ऐसे मैं किसी प्रोडक्ट की सेल नहीं करा रहा बच्चों। ठीक है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है। ठीक है ना, कि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और बाकी जो साबुन होते हैं, जैसे नंबर 1 हो गया, कोई भी हो गया। ठीक है नहीं, तो वो क्या है कि आसानी से मतलब थोड़ा सा उससे रूढ़ होता है वो, बाकी जो आपका डब होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो वो अच्छा साबुन होता है। ठीक है, खुरदुरा साबुन अच्छा नहीं होता जी, जो आपका खुरदुरा साबुन होता है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए, जो आपका विलय। ठीक है नहीं, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है, मात्रा आएगी यहाँ पे विलय की। ठीक है,
इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है आपका, साबुन में क्या होना चाहिए, विलय होना चाहिए, ठीक है, मतलब अल्कोहल में क्या होना चाहिए, ये विलय होना चाहिए जो साबुन आपका होता है, ठीक है। उसके बाद आता है साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप में जो हम साबुन बनाने का जिसमें प्रयोग करते हैं ना, जिसका मतलब जो साबुन हम बनाते हैं उसमें जो जल की मात्रा होती है वो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है नहीं, वरना वो अच्छा साबुन नहीं है अगर 10% से अधिक मात्रा में जल की ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। अब आप साबुन का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर मतलब जो गंदगी है, आप कोई बाहर से काम करके आ रहे हैं तो आपको क्या होता है, आपके ऊपर गंदगी लग जाती है, तो आपको सबसे पहले क्या है, हम साबुन का उपयोग ही इसलिए करते हैं। एक आता है वो क्या बोलते हैं, डेटोल वाला साबुन आता है, क्यों लगाते हैं हम उसको लगाते हैं हम कि जो आपके जम्स हैं वो मिट जाएं, ठीक है, तो उसमें कीटाणुनाशक अवश्य होना चाहिए, वही क्या होगा, आपका अच्छा साबुन माना जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अब कुछ और देखते हैं। तो अब साबुन के उपयोग आ गए भैया, क्या आ गए, साबुन के उपयोग आ गए भैया। अब देखो, हम साबुन ले लियो, हमने उसका यूज़ कर लिया भैया। अब उसका हमें ये भी तो पता होना चाहिए यूज़ कहाँ कहाँ करें, हमने ले तो लियो हैं, हमको पता नहीं है उसका करना क्या है, तो ये तो गलत बात हो गई ना भैया, हमने ले लिया और पता नहीं है, तो उसका उपयोग भी हमें पता होना चाहिए। वैसे आपको पता ही होगा क्योंकि हम डेली यूज़ करते हैं उसको भैया, ठीक है। तो आइए यूज़ करेंगे इसको पूरा तरीके से। तो पहला उपयोग क्या लिखा हुआ है देखते हैं। साबुन का मुख्य उपयोग शरीर एवं कपड़े की गंदगी दूर करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता ही दिया है कि हम साबुन का उपयोग क्यों करते हैं, भाई हमारे शरीर से गंदगी हट जाए, अपने कपड़े जो हैं वो गंदे हैं तो मैले हैं तो उनको साफ कर दिया जाए, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। साबुन को कपड़े या शरीर पर लगाने से साबुन गंदगी के साथ मिलकर पायस बना लेता है, ठीक है। वो क्या करता है, जब आप अपने शरीर पे लगाओगे, ठीक है नहीं, पानी उसके ऊपर गिरेगा, आप अपने जो मतलब गंदगी है उसको मिटाने के आप उसको ऊपर लगाएंगे तो वो क्या करता है, आपस में पायस बना लेता है गंदगी के साथ, ठीक है। और उसके साथ क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, साबुन भी बाहर निकल जाता है और गंदगी बाहर निकल जाती है, ठीक है। जो जल के साथ पड़ने पर गंदगी को लेकर अलग हो जाता है, ठीक है, पायस बना लेगा और उसको क्या कर लेगा, मतलब अपनी गंदगी को क्या है वहाँ पर कीटाणुनाशक जो उसमें पदार्थ है वो क्या करेगा, उसको कीटाणु को मारेगा और उसको क्या करेगा, शरीर से अलग कर देगा, अपने साबुन अपने आप भी अलग हो जाता है और क्या करता है, उस गंदगी को भी मिटा ले जाता है, ठीक है। कठोर जल के साथ साबुन आसानी से झाग नहीं देता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो कठोर साबुन कौन सा होगा, जिसमें भाई मतलब क्या होगा, जल के साथ अधिक झाग नहीं देता वो, ठीक है, तो ये आसानी से झाग नहीं देता और सफाई नहीं करता है। अगर वो जल के साथ झाग नहीं देगा ना तो वो सफाई भी अच्छी नहीं करेगा, ठीक है ना, तो इस साबुन का तो उपयोग करे ही मत, ठीक है, इसका कोई, ये तो यूजलेस हो गया, ठीक है ना, इसका कोई उपयोग ही नहीं है, ठीक है। तो जो मतलब जिसमें क्या है, क्षार की मात्रा बहुत कम हो ही ना, ठीक है नहीं, ऐसा होना चाहिए, कुछ परसेंट तो होती होगी पर कम हो, ठीक है ना। तो वो ये साबुन ले जो मुलायम साबुन है, उसमें क्या है, झाग ज़्यादा निकलेगा, झाग ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा आपका, क्या होगा, जो गंदगी है वो आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। तो सफाई अच्छी करता है जो मुलायम साबुन होता है, ठीक है ना, कठोर साबुन अच्छा नहीं करता। कारण यह है, इसका कारण क्या है कि ये सफाई नहीं करता। अब ये भी देख लीजिए कि कठोर जल जो होता है जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बो बाइकार्बोनेट या सल्फेट उपस्थित रहते हैं। जो आपका कठोर जल होता है उसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या सल्फेट उपस्थित रहते हैं जो साबुन से क्रिया करके विलेय लवण बना लेते हैं और कपड़ों के छिद्रों में चिपक जाते हैं, ठीक है नहीं। वो क्या करते हैं, जो कठोर जल होता है उसमें जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट या सल्फर उपस्थित होते हैं, वो साबुन के साथ क्रिया करेगा, ठीक है ना, और साबुन के साथ अभिक्रिया करके बनेगा, वो क्या करेगा, एविले लवण बना लेता है। एविले यानी जो जल में घुले ना भाई, ठीक है ना, एविले, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, एविले लवण बना लेगा और उसके बाद क्या करेगा, कपड़ों के जो छिद्र होते हैं, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, कपड़ों में छोटे 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 छिद्र होते हैं, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, जाकर के चिपक जाता है, ठीक है ना, वो अच्छा नहीं है भाई। ये है साबुन का उपयोग, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, चर्म रोग में औषधि युक्त, ठीक है, औषधि युक्त साबुन, ठीक है। औषधि युक्त साबुन क्या बोलता है मैंने, नीम साबुन, वही आ गया, ठीक है, नीम साबुन हो गया, सल्फर साबुन हो गया, सिंथोल साबुन हो गया, डेटोल साबुन हो गया आदि, ठीक है। डेटोल साबुन का भी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि ठीक है, जो आपका औषधि युक्त होता है उसमें क्या होता है, औषधि मिली हुई होती है, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ नेचुरल जो हमारी प्रकृति है ये जो है इससे लिया गया होता है कुछ ना कुछ चीज़,
ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। जैसे नीम है हो गया, नीम आप लगाते हैं कि पिंपल्स आपके फेस पे हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या लेते हैं आप, बोलते हैं ना नीम साबुन का उपयोग कर लो भाई, बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। ठीक है, तो नीम साबुन हो गया, सल्फर साबुन हो गया, सिंथोल साबुन हो गया, ये डेटोल साबुन हो गया, ये सभी क्या होते हैं मतलब औषधि युक्त साबुन होते हैं, ठीक है। आदि के प्रयोग से खुजली आदि चर्म रोग की दवा की जाती है। मतलब क्या है, ये दवा के रूप में भी मतलब क्या है, डॉक्टर आप काफ़ी बार देखा होगा कि जिसको पिंपल्स हुए रहते हैं, वो खुजली हुई रहती है, तो वो उनको बोलते हैं कि आप इस साबुन का उपयोग कीजिए, ठीक है। वो क्या देते हैं, औषधि युक्त साबुन देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आपका, साबुन का उपयोग क्या है, बूट पॉलिश डिटर्जेंट आदि बनाने में किया जाता है। बूट पॉलिश यानी जो बूट पॉलिश का मतलब हो गया वो शूज़, जो आपके जूते हैं उनको पॉलिश करने वाला होता है ना, ठीक है ना, पॉलिश करने के लिए आता है, उसमें भी साबुन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और डिटर्जेंट पाउडर होता है, बोलते हैं उसको सर्फ बोलते हैं, आपके सरल भाषा में क्या बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं, जिससे माताएं बहनें हमारी क्या करती हैं, कपड़े धोती हैं, ठीक है ना। वो क्या है आपका, उसमें भी क्या है, साबुन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ पॉइंट, जिसे दाढ़ी बनाने में दाढ़ी साबुन का उपयोग किया जाता है। अब आपको दाढ़ी बनानी है, ठीक है ना, उसके लिए आप सिंपल सोप थोड़े यूज़ करते हो, जो दाढ़ी बनाने के लिए स्पेशल बनाया गया है वही तो यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो इसका जो उपयोग, और दाढ़ी बनाने वाला साबुन जो होता है वो अलग होता है, और जो नहाने वाला साबुन होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो जो हम दाढ़ी बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको साबुन का ही प्रयोग बनाने करते हैं हम, ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले साबुन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब साबुन के प्रकार आ गए भैया, ठीक है ना। अब साबुन नु थोड़ी है कि एक ही हो गया, अब दो प्रकार के साबुन होते हैं। साबुन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला साबुन, दैनिक जीवन में साबुन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है नहीं, कौन कौन से होते हैं भैया। पहला होता है नहाने का साबुन, नहाने का साबुन अलग होता है, और कपड़े का धोने का साबुन, ठीक है, कपड़े के धोने का साबुन अलग होता है, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में भी हम जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे इनके बारे में भी। अब नहाने तथा कपड़े धोने में साबुन में अंतर आप जान लीजिए, ठीक है ना, सीधा अंतर देखते हैं हम, ठीक है ना, अंतर में ही आपको पता लग जाएगा। पहला अंतर क्या दे रखा है आपका, ठीक है ना, नहाने वाला साबुन पहले लिया है, उसके बाद लिया है कपड़े धोने वाला साबुन, ठीक है। अब देखिए ये अच्छे प्रकार के तेलों तथा वस्तु से बनाए जाते हैं। अब देखो भाई, नहाने वाला साबुन है, स्किन का मामला है भाई, कोई हम क्या रिक्स नहीं ले सकते अपनी, जो बॉडी का जो पार्ट है हमारे, हम इस पे लगाते हैं इसको साबुन को, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना पसंद करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो अच्छे तेल होंगे और वसा हो जिसमें होगी, उसी का हम प्रयोग करते हैं। और कपड़े धोने वाले साबुन क्या है, ये सस्ते तेल तथा वसा द्वारा चले, अरे भाई क्या यूज़ करें, इतना महंगे तेल क्या यूज़ करें, तो सस्ते वस्ते तेल ले लेते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, कपड़े धोने ही तो हैं, ठीक है ना, तो कपड़ों के लिए हम क्या करते हैं, सस्ते तेल ले लेते हैं और वसा द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है, इसमें हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या होता है, हानिकारक क्षार, क्षार आपको पता है बहुत ही मतलब क्या है, हानिकारक है हमारी स्क्रीन के लिए, हम अपनी स्क्रीन पे लगाते हैं नाना वाला साबुन, ठीक है नहीं। तो आप क्या करते हैं, इसमें क्षार बिल्कुल नहीं करते। और इसमें क्या कर लेते हैं कपड़े धोने वाले में, इसमें देखिए, इसमें त्वचा को हानि पहुंचाने वाले क्षार उपस्थित होते हैं भाई। अब हमारे कपड़े हैं, ठीक है नहीं, हमें तो उससे गंदगी निकालनी है, तो चाहे हमें कैसे भी निकालनी पड़े, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या होता है, हम अधिक से अधिक क्षार मिलाते हैं, ठीक है नहीं। उससे क्या होता है, आप क्या करते हैं, उससे हम जो आपके पास कपड़ों के ऊपर गंदगी लगी हुई है वो साफ़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है थर्ड पॉइंट, वो है आपका, इन साबुनों को रंगीन तथा सुगंधित बनाने के लिए सुगंध तथा रंग मिलाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे साबुन आपके मार्केट में जो हैं उपलब्ध है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं भाई, ये इस कलर का, डेटोल अलग कलर का, नीम साबुन जो है वो अलग कलर का, सल्फर साबुन जो अलग वो अलग कलर का, ठीक है ना। तो ये काफ़ी से और सुगंधित देते हैं, ठीक है नहीं भाई, इसकी तो भाई जिसकी जो आपको सुगंध आ रही है वो बड़ी अच्छी है भाई, मैं तो इसको ही लूँगा, ठीक है नहीं। हाँ, तो वो क्या करते हैं, बहुत से बंदे होते हैं कि वो सुगंध भी और अच्छे जो दिखे वो लेते हैं, ठीक है नहीं। तो भाई उसमें होता है, जो नहाने वाले साबुन होता है उसमें क्या होता है, रंगहीन भी हो सकता है, रंगीन हो सकता है, रंगहीन नहीं रंगीन, यानी उसमें रंग हो सकते हैं, ठीक है, साथ ही उसके साथ सुगंधित होता है, ठीक है। इसी प्रकार साबुन में इस पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। जो कपड़े धोने के साबुन है उनमें क्या सुगंध देना भाई, उनके लिए क्या कलर देखना, कपड़े ही तो धोने हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो उसमें क्या करते हैं, वो लेते नहीं हैं क्या, वो रंग वंग नहीं लेते ना, उनमें क्या होता है वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सुगंध, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। उसके लिए बताएं, इसमें इसमें पूरक पदार्थ नहीं होते,
पूरक पदार्थ यानी सोडियम हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया, ये आदि ऐसे पदार्थ नहीं होते, ठीक है। और जो आपके कपड़े धोने के वाला साबुन होता है उसमें क्या होता है, सोडियम सिलिकेट आदि इत्यादि मतलब मिलाए जाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो क्या करते हैं गंदगी को जो है निकाल देते हैं। सोडियम क्षार में ही गिना जा रहा है भाई, क्षार तो होगा तो कपड़े धोने वाले साबुन में ही होगा, हम अपने जो स्किन से रिलेटेड शॉप है उसमें थोड़ा ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं और साथ ही आपके जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं इनमें मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाती है प्रक्रिया, साबुन की सफाई की प्रक्रिया क्या है, आइए इसकी प्रक्रिया भी देख लो भाई। अधिकांश मैल तेलीय होते हैं, चिकने होते हैं। तेली का मतलब है चिकने होते हैं भाई, मतलब क्या है कि जो आपके ऊपर मैल लग जाते हैं, कपड़े के ऊपर मैल लग जाता है, उसमें क्या होता है, चिकनेपन होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है, तेल पानी में नहीं घुलता, ठीक है। आप देखा होगा कभी तेल पानी में गिर करके देखना ऊपर हो जाता है चिकना चिकना सा, ठीक है नहीं। और क्या होता है उसके ऊपर अगर आप देखें तो क्या होता है कि वो रंगीन रंगीन हो जाता है काफ़ी सारा, जैसे ऐसे लगता है जैसे रेम्बो हो गया, ठीक है नहीं, इंद्रधनुष जैसे आ जाता है, ऐसे कलर आपको दिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है जब पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। साबुन के अणु, जो साबुन के अणु होते हैं लंबी श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, एक लंबी श्रृंखला, साबुन के अंदर जो अणु है वो लंबी श्रृंखला में होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या एवं पोटेशियम, दो ही चीज़ लेंगे हम, सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। आपको पता है साबुन के अंदर होते हैं ये, ठीक है। साबुन का आयनिक जल भाग जल में घुला होता है, जो साबुन का आयनिक भाग होगा वो क्या है, जल में घुल जाता है, ठीक है। जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुली होती है। कार्बन श्रृंखला क्या होती है आपकी, वो आपकी क्या होती है, तेल में घुल जाती है। अब देखिए, देख रहा है अब आपको, यहाँ पे सोडियम लिया, यहाँ पे सोडियम लिया, यहाँ पे सोडियम लिया, यहाँ पे सोडियम लिया, तो ये क्या है आपके जो आयनिक भाग है ये तो हो गया आपका बाहर, मतलब जल में घुल गया। और ये आपको तेल की बूंद दिख रही है, इसमें आपको क्या हो गया, आपका कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार क्या होता है, साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। कैसी मिसेली, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, मिसेल, इस संरचना को, इससे मिसेल का निर्माण होगा आपका, ठीक है। अब आपको मिसेल नहीं पता होगा, मिसेल किसे कहते हैं, आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि मिसेल किसे कहते हैं। जहां अणु एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। आयनिक सिरा क्या होगा, बाहर की ओर हो गया, देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए आप कि जो आपका आयनिक सिरा हो गया वो बाहर की ओर है, ये देखिए यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये बाहर की ओर है। और जो आपका होता है पानी में, ठीक है ना, बाहर की ओर होता है, इसमें पानी में इमल्शन बना होता है। क्या बना होता है, इसमें पानी में इमल्शन बना होता है। इस प्रकार के साबुन मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। अब क्या करता है ये, क्या जो मिसेल होते हैं ये मैल को क्या करते हैं, पानी में घुलाने की क्या करते हैं, मदद करता है इसको, मैल को, ठीक है। और हमारे कपड़े क्या होते हैं, साफ़ हो जाते हैं, कपड़े क्या बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। जब हम इसको पानी में घुलाएंगे तो आपका जो आयनिक पदार्थ है वो क्या होता है, पानी में घुल जाता है। साथ ही जो आपकी कार्बन श्रृंखला है वो आपको तेल को घेर लेती है, ठीक है। तो क्या होता है, उसको हमारे कपड़े को साफ़ कर देता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जल में घुल जाता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी संरचना। इससे मतलब इसमें क्या हो गया आपका, ये आप जो देख पा रहे हैं ना, इसमें क्या करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं, ऐसे मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब आप मिसेल के बारे में जानिए, ठीक है ना। अब बोलते हैं मिसेल, अब आ गया आपका, क्या आ गया, मिसेल आ गया। मिसेल किसे कहते हैं, अब इसको देखिए आप, ठीक है ना, मिसेल किसे कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं, जो साबुन के अणु होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। अब देखिए आप, ये पीछे देखिए, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे जो दोनों, इसका एंड पॉइंट और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, इनके क्वालिटीज़ हैं, ठीक है नहीं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग है, ठीक है नहीं, अलग अलग इनके गुणधर्म है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब जल में विले एक सिरे को जलरागी कहते हैं, जो जल में घुल गया भाई, ठीक है, जो जल में क्या है, विले है, उसको क्या बोलेंगे, जलरागी, ठीक है। तथा हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को क्या बोलेंगे, जल विरागी, ठीक है नहीं। इसका मैं नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें आपको बताऊंगा कि जल विरागी कहाँ है और जल रागी कहाँ है, ठीक है नहीं, आपको दिखाऊंगा। जल साबुन जल की सतह पर होता है, जब साबुन जल की सतह पर होता है, ठीक है ना, साबुन क्या है, जल की सतह पर है, ठीक है, सतह पर होता है, तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, जो साबुन के अणु हैं वो अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका
आयनिक सिरा जल के अंदर रह जाता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पुंज जो दूसरा सिरा इसका है वो जल के बाहर होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे कि क्या हो रहा है भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका कोई कपड़ा है, उसके ऊपर तेल की बूंदें हैं भाई, ये चिकनाई या मेल पड़ा हुआ है आपका। ठीक है नहीं, पड़ा हुआ है आपका, ये चिकनाई लग गई आपके कपड़ों पे। ठीक है ना, मम्मी डांटेगी भाई। ठीक है नहीं, चिकनापन गिर लिया अब तो तुमने, अब तो तुम्हारी मम्मी डांटेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, इसमें हमने क्या किया, साबुन का पानी इसमें दे दिया, तो इसमें जो इसके अणु हैं ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये क्या है, अणु है, जो जल के अणु है। इसमें क्या हो रहा है, ऊपरला सिरा जो आपको ये ब्लैक पॉइंट से दिख रहा है, इसको बोलते हैं जल रागी, जो जल में घुल जाता है। और जो निचला सिरा होता है उसे बोलते हैं जल विरागी सिरा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट कलर से बिल्कुल खोल करके इसको दिखाया गया है, ये आपकी संरचना भी आपको दिखाई हुई है। ठीक है, अब इसके क्या देखिए, आप ऊपर देखिए, ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, जो ये गोल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है ये ब्लैक पॉइंट से, ये बोलते हैं जलरागी सिरा, ये होते हैं जल में घुल जाता है। ठीक है, और बाकी जो इसकी ये पूंछ होती है, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ये इसको क्या बोलते हैं, जल विरागी सिरा, जो साबुन का अणु है। ठीक है ना, ये क्या होता है, जल के अंदर रह जाता है, और ये क्या होता है, जल के बाहर रह जाता है। ठीक है, अब वापस स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए आप भैया, अब क्या होगा रे, अब देखो, जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। अब जल के अंदर अणुओं की क्या होगी, एक विशेष व्यवस्था होगी, ऐसे नहीं चलता भाई, सब जो काम करेंगे व्यवस्था से होगा। ठीक है, अब क्या है, साबुन में भी डिसिप्लिन है, तो व्यवस्था से चलेगा। ठीक है नहीं, चलिए, ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण, अणुओं का क्या होगा, अब उसमें एक अणु या दो अणु थोड़ा ही ना होगा भैया, अब उसमें तो काफ़ी सारे अणु होंगे, जब भी तो काम होएगा, जब भी तो मैल निकलेगा। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे अणु का एक गुच्छा बनने के कारण क्या होता है, इसमें जल विरागी पुंज गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, जो जल विरागी पुंज गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। अब आपको दिखाया जाए, ये जो आपकी पुंज होती है ना, ये क्या होती है, आंतरिक हिस्से में होती है आपकी। ठीक है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। क्या होता है, सतह पर होता है। अब देखिए, आप दोबारा लेके चलता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए, ये जो सिरा होगा ना आपका Na, ये आपने पीछे पढ़ लिया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, ध्यान से सुना होगा मेरी बातों को, तो आपने को पता है कि आयनिक सिरा क्या होता है, सतह पर होता है, और बाकी जो पूंछ का सिरा होता है वो नीचे जल में होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है नहीं, वही चीज़ है वो। हाँ, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, सब रिलेटेड है ये एक दूसरे से। ठीक है, तो आयनिक सिरा क्या है, गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इसी संरचना को, जो ये संरचना आप देख रहे हैं ना, ये संरचना जो आप देख रहे हैं, इसे ये आप मिसेल कहते हैं, कि एक हिस्सा क्या हो गया, जल के बाहर हो गया, जल की सतह पर हो गया, और एक जल के अंदर हो गया। ठीक है ना, ये क्या होती है, मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है। मिसेल के रूप में क्या है, साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, मतलब साबुन स्वच्छ करने में। ठीक है ना, साबुन हमें क्या होता है, स्वच्छ साफ करने में, हमें साफ करने में क्या होता है, सक्षम होता है। ठीक है ना, क्योंकि तेल मैल मिसेल के केंद्र एकत्रित हो जाता है। जो कि क्योंकि तेल जो है ना, तेल आपका जो है वो मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है ना, मिसेल विलियन में कोलाइडी के रूप में बने रहते हैं। क्या बोलते हैं, विलियन में क्या बनते हैं, कोलाइड के रूप में। ठीक है, बने रहते हैं, तथा आयन आयन विकर्णन के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। क्या होते हैं वो, आयन आयन के कारण क्या होते हैं, अवक्षेपित नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार मिसेल के तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। अब जो इस प्रकार जो आपके तैर रहे हैं, वो जो आपके मिसेल में तैरते मेल है, जो मेल है आपका, जो गंदगी है, वो क्या है, आसानी से हटाए जा सकते हैं। वो बिल्कुल क्या करते हैं, हम उनको आसानी से हटाया जा सकता है इससे। ठीक है, साबुन के मिसेल प्रकाश को परिकर्णन कर लेते हैं। क्या करते हैं, परिकर्णित कर लेते हैं। ठीक है, उसको क्या, जो साबुन का जो मिसेल होता है, ठीक है, मिसेल आपको पता ही लग गया क्या है, कि मिसेल यही है, ये वाला जो ऊपरला पोर्शन दिख रहा है आपको, यही मिसेल है। ठीक है, तो जो मिसेल आपका होता है, ये क्या करता है, प्रकाश को परिकर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। जब आप साबुन को क्या हो, जल में घोलेंगे ना, तो काफ़ी सारा झागा आपको दिखेगा, तो थोड़ा जो लेयर से दिखती है ना आपको। ठीक है ना, जब आप साबुन को काफ़ी सारे जल में घोलेंगे, तो वो क्या है कि बादलों की तरह दिखता है आपको। क्यों दिखता है, क्योंकि जो साबुन में जो मिसेल है ना, वो प्रकाश को परिकर्णित कर लेता है। ठीक है ना, उसके कारण दिखता है ये सब। ठीक है, तो आपको क्या लग गया, अब मिसेल का पता लग गया। अब आप को अगर मैं इसमें पूछूं, ठीक है नहीं,
आपको मैं इसमें से कुछ पूछ लूँ तो आप उम्मीद है बता देंगे? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पता लग गया जल रागी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जल रागी? बताइए, 1 मिनट वीडियो को रोक करके समझिए और बताइए जल रागी किसे कहते हैं। अरे भैया सोचिए, नहीं आया दिमाग में? मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। जल रागी किसे बोलते हैं? जो जल की सतह पर होता है। ठीक है, ये जो अन्य है ना, ये आपको अन्य धनायन दिख रहा है, ये क्या है? जल रागी है, जो जल की सतह पर होता है। और जल विरागी किसे कहते हैं? बताइए, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। लग गया पता? नहीं पता? नहीं पता ना, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जल विरागी किसे कहते हैं? जल के अंदर रहता है। ये देखिए, ये आपकी तेल की एक बूंद है, ठीक है ना। इस पे क्या होता है? जल विरागी जुड़ा होता है और इसको खींचने की प्रयास करता है, ठीक है ना। इसको खींचता है, निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो समझिए आप इसको, बात को मेरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? जल विरागी सिरा हो गया, ठीक है ना। और ये देख पा रहे होंगे इधर, आपको पता नहीं क्या आप सोच रहे होंगे, क्या कीड़े मकोड़े सर ने ला दिए, ठीक है ना। ये कीड़े मकोड़े ना है मेरे भैया, इसमें क्या है देखिए, पहले क्या है, पहला पोर्शन, ये आपका पहला स्टेज है, ये आपकी दूसरी स्टेज है, ये आपकी थर्ड स्टेज, फोर्थ और एक करीब फिफ्थ, ठीक है। ये सभी क्या आपकी स्टेज है, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं भाई इसको रब करके, ठीक है, आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, जो पहले स्टेज में क्या है कि आपका जो कपड़ा है उस पर तेल लग गया। अब मम्मी आपको पीटेगी भाई, ठीक है नहीं। तो मम्मी आपको पीटे ना, इससे पहले आप क्या कर लो, साबुन ले आओ एक अच्छा सा, जिससे कि ये साफ़ हो जाए, ठीक है नहीं। कैसे साफ़ होगा? अब देखिए, आपने क्या किया कि साबुन को क्या पानी में घोल दिया आपने पानी में। अब उसको क्या हुआ, अब उसमें काम होना शुरू हो गया। उसमें क्या हुआ, काम होना शुरू हो गया, उसमें मिसेल बन गया भाई। मिसेल में दो भाग हो गए जो मिसेल के, एक होता है जल रागी, एक हो गया जल विरागी। और जो जल रागी हो गया, वो क्या करते हैं, जल के बाहर सतह पर होता है, ठीक है ना, जो झाग झाग के फॉर्म में दिखता है, वो क्या हो गया, जल रागी हो गया। और दूसरा सिरा क्या है, तेल को खींचने में लगा, भाई बाहर निकल जा रहे, मम्मी पिटेगी, अरे क्या हो गया रे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मम्मी क्या करेगी, मम्मी क्या करती, मम्मी तो पीटेगी सीधा। तो उन्हें क्या कर दिया भाई, तेल लगा दिया सीधा आज तो कपड़े पे, ठीक है ना। तो मम्मी ने क्या करा, बचने के लिए हमने क्या किया, उसमें अच्छा सा साबुन लाई और उसको पानी में घोल दिया और उसमें कपड़ा घेर दिया। अब वो क्या करेगा, उसमें जल रागी जो होगा उसको बाहर सतह पर आ जाएगा, ठीक है ना। और जो जल विरागी होगा वो क्या करेगा, मैल को खींचने का काम करेगा। अब देखो, इस पर लगे पड़े हैं, ये भैया लगे पड़े हैं कदे कपड़े पे, भाई निकल जा तेल, तो निकल जा, ठीक है। तो इस पर लगातार ऐसे ही मिसेल क्या करते हैं, ये काफ़ी सारा गुच्छा होता है मिसेल का, ठीक है ना, पूरे मिसेल का गुच्छा बना होता है। तो इसको तेल को पूरा खींचने की कोशिश करता है। अब देखिए, इसने क्या किया कि आधा काम कर दिया भाई अपना। क्या कर दिया इसने? आधा काम तो कर दिया। आधे काम में इसने क्या किया कि इसने कर दिया कि कपड़े से जो तेल है वो निकालने की प्रोसेस जो है चल रही है, लगातार चल रही है। आप उसको धो रहे हैं, ठीक है। तो उस पर क्या है कि जो आपका जल रागी सिरा है वो तो सतह पर है, साथ ही आपका जल विरागी क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे इस पे क्या हो रहा है, जल विरागी इसको खींच रहा है, बाहर खींच रहा है। और आसानी से जब आप खींचते रहेंगे, ये आपका अभिक्रिया चलती रहेगी 10-15 मिनट तक आप लगातार इसको करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका कपड़े से बाहर निकल गया और आपकी बच गई जान। क्यों? मम्मी ऐसा मारती ना, फिर आपको पता लग जाता कि बच्चे तूने ये क्या कर दिया, ठीक है नहीं। पर हमने मम्मी के मार से बचने के लिए क्या कर दिया, इसको अच्छा सा साबुन लाए, इसमें घेरा। आपको पता था कि जल रागी सिरा ऊपर सतह पर चला जाएगा, जल विरागी क्या होगा, हमारी जो चिकनाई या मैल है इसको खींचेगा और हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, अपने कपड़े से मैल हटा लेंगे और हमारी जान बच जाएगी भाई, ठीक है नहीं। चलिए, ये सब आप, ये तो थोड़ी मस्ती हो गया, ठीक है नहीं, आप इसको सीरियस ना ले, ये थोड़ा बस आपको समझाने के लिए था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें हम, ठीक है नहीं, थोड़ा सा और स्टेटमेंट तो भाई लिखना पड़ता है ना पेपर में, ठीक है। तो अब देखिए, क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है, आप भाई नहा रही हैं, ठीक है, शुद्ध भाषा में मैंने लिख रखा है स्नान, ठीक है ना। स्नान आप मतलब नहाने को बोल रहा हूँ मैं, नहाने का अनुभव किया है उस टाइम कि झाग बड़ी मुश्किल से बन रहा है। अगर आपने देख ला झाग मुश्किल से बन रहा है, तो भाई साहब साबुन रख दो, अच्छा साबुन ना है, ठीक है नहीं। क्यों? उसमें क्या है, वो कठोर साबुन है, ठीक है नहीं। उसमें क्या होता है, बिल्कुल वो अच्छा नहीं है, आपको मुलायम साबुन लेना है। तो क्या है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी अघुलनशील पदार्थ जमा रह जाता है। अब आपने क्या किया कि साबुन लगाया, ठीक है, आपको पता नहीं लगा कि भाई ये क्या है, अच्छा झाग नहीं दे रहा, चलो फिर भी आपने लगा लिया। अब क्या करोगे, आप पानी गिरोगे आप शरीर पे अपने, ठीक है। पर आप क्या करोगे, जैसे ही उसको उतारने की कोशिश करोगे ना साबुन को, तो वो उतरेगा नहीं, ठीक है नहीं, कुछ ना कुछ पदार्थ थोड़ा बहुत तो उसका जमा रह जाएगा।
तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है इसका, अब देखिए क्यों होता है वो, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित, जो आपका साबुन जो होता है वो कठोर जल जो होता है आपका, उसमें उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के से अभिक्रिया करता है। अब आपको कितनी बार ही मैं ये बता चुका हूँ कि जो कठोर जल होगा उसमें क्या है, कैल्शियम, ठीक है, एवं मैग्नीशियम लवणों से क्या करेगा, वो क्रिया करता है, ठीक है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, आपने क्या करना है, अधिक मात्रा में साबुन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक बार लगाया और भाई चल भाई चलता बन गया, नहीं नहीं नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार यूज़ करना पड़ेगा साबुन को, ठीक है ना, पूरा प्रयोग करना पड़ेगा। यह अन्य प्रकार के यौगिक अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अब क्या करते हैं हम भाई, हम सोच रहे हैं कि भाई एक ही बार यूज़ कर ले, हमारे पास इतना टाइम ना है, मम्मी पीटेगी, ठीक है, तो हमने क्या करा, एक बार में यूज़ करने के लिए क्या करा हमने, इसमें इसमें अन्य प्रकार के यौगिक ले लिए, अपमार्जक ले लिए और उनका उपयोग कर लिया और समस्या को निपटा दिया, ठीक है नहीं। साइंस के स्टूडेंट है, एक्सपेरिमेंट तो करना बनता है भाई, ठीक है नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसमें अन्य प्रकार की क्या बना लिया, अपमार्जक मिला लिया, समस्या को निपटा दिया अपनी, ठीक है। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अब अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं कि एक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रृंखला होगी, उसमें क्या होते हैं, क्या के लवण होते हैं, 2 चीज़ के लवण हो सकते हैं, एक तो अमोनियम के होते हैं और एक क्या होते हैं, सल्फोनेट के होते हैं, ठीक है। इन यौगिकों के आवेशित सिरे कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। अब जो आपने अपमार्जक मिलाया है, ठीक है ना, उस अपमार्जक में क्या है, लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या है, श्रृंखला है, उसमें क्या है, अमोनियम है और सल्फोनेट है। ध्यान देंगे, इसमें मैं 2 चीज़ की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि आपकी समस्या क्या है, कि आप शरीर पे साबुन लगा रहे हैं, वो आसानी से निकल नहीं रहा है, ठीक है, हमें उससे क्या है, छुटकारा पाना है भाई, जल्दी जल्दी नहाना है, नहीं तो मम्मी पीटेगी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखिए आपने क्या, अपमार्जक उसमें मिलाने से, आपको पता है अपमार्जक मिलाने से क्या होगा, कि हमारा काम बच जाएगा, ठीक है। तो अपमार्जक आपने लिया, अपमार्जक में आपने क्या लिया, लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रृंखला ली, जिसमें क्या होते हैं, अमोनियम होते हैं, सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की अभिक्रिया हमने किससे करी, इन यौगिकों के आवेशित सिरे कठोर जल में उपस्थित, जो कठोर जल में आपको उपस्थित क्या है, कैल्शियम होता है और एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। जब इनकी हम अभिक्रिया कठोर जल के साथ कराते हैं तो कठोर जल में होते हैं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन, ठीक है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या करते हैं, ये अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, मतलब क्या करते हैं, वे घुलनशील पदार्थ बनाते हैं। दोबारा हमने पानी गिरा वो सब साफ, ठीक है नहीं, कोई पदार्थ हमारे ऊपर जमा नहीं रह जाता, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है हमारा, इस प्रकार वे कठोर जल में प्रभावी बने रहते हैं। कठोर जल में क्या होते हैं, प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। शैम्पू देखकर अपने सर पे लगाया, बाल साफ, ठीक है नहीं, उसके बाद चिट्टे चिट्टे से हो जाते हैं, ठीक है नहीं, बढ़िया हो जाते हैं आपके शैम्पू ट्राई करके, फिर आप चलते हो हाथ मार के सड़कों पे, ठीक है नहीं, ये मजाक था, ठीक है नहीं, सीरियस ना ले, ठीक है। तो उपयोग क्या करते हैं आप, शैम्पू और कपड़े धोने का उपयोग उत्पाद बनाने में इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओफो, तो आज क्या हो गया, आपका चैप्टर हो गया क्लोज, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आज आपका ये चैप्टर हो गया क्लोज। अब हम नए चैप्टर मिलेंगे नए जोश के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए, जिससे कि आप अच्छे से कर सके। वीडियो आज काफ़ी लेंथी होगी, 48 मिनट के समथिंग चली गई है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है नहीं, जितना समझाया आपको समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप पेपर में अच्छे स्कोर कर सकें। मेरा पर्पज़ यही है कि मैं पूरी साइंस की सीरीज़ इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी साइंस की बुक आपको कराई जाए, जिससे कि आप एक भी टॉपिक में अटके ना, और आप हर एक चैप्टर को देखें और तुरंत अपने नोट्स बनाएं और उसको रिवीजन करें, ठीक है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई, ये तो मेरा हक है यार, इसको तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब गुरु, अगर मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हो, मानते हो, तो आपको क्या है, लाइक कमेंट तो देना पड़ेगा ना, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो मतलब गुरु दक्षिणा भी देना है, तो आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मांग रहा हूँ। तो यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब आपको अच्छी लगी हो, ठीक है नहीं, कोई ज़बरदस्ती आपके साथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है नहीं, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, आपकी इच्छा है देने की, तो लाइक कमेंट और शेयर, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ज़्यादा ही वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और आने वाली वीडियोज़ में और अच्छा होगा, ठीक है। तो थैंक यू।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए नया कंटेंट लाएंगे, नया अच्छा कंटेंट लाएंगे, और आप अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाकर रखेंगे। ठीक है, अंत में यही कहना चाहूँगा, अपने सेहत का ध्यान रखें, वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार हमारे साथ बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है नहीं, जय हिंद, जय भारत।